सैलरी का डिफरेंस है इंडिया में, तो ये सब कोर्सेज आपको साथ में परस्यू करने ही पड़ेंगे अगर आपको सैलरी में ग्रोथ चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी जरूरी चीजें करनी है, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें करनी होती हैं। तो उसके बाद आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो कोर्स के बाद आपकी काफी अच्छी सैलरी होगी। तो यार आज मैं, अमन, मम्मी और पापा जा रहे हैं गुरुद्वारे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमन से, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, क्योंकि उसकी कनाडा के अंदर पहली बहुत ही बढ़िया सी फुल टाइम जॉब लगी है। तो उसकी चीज़ के बारे में पूछेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हमारी जॉब स्टार्ट होती है, किस तरीके से हम जॉब के अंदर ग्रो कर देते हैं। तो सारा एक्सपीरियंस के बारे में उससे बात करेंगे। और साथ के साथ उसका भी वर्क परमिट आया है, तो वर्क परमिट आते ही कनाडा के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार ये है अमन, मेरा छोटा भाई। हाय एवरीवन। तो ये है अमनदीप सिंह, मेरा छोटा भाई, जिससे आप मेरे साथ काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह में मिले ही हो। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इसके बाद बनाई है। बाकी इसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वो चेकआउट करने से पहले ये वीडियो देख लो पूरी। तो मेरे को ये बता कि तेरी जॉब कहाँ पे लगी है, मतलब कंपनी का नाम नहीं बताना, वो इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके देख लेना। मेरे को इस वीडियो में लिंक भी दे दियो, उसका लिंक भी डाल देंगे। तो मेरे को बता कहाँ पे लगी है, हिंट दे। वो वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स है, ऑडिट फर्म्स, और किचनर में उसकी लोकेशन है। किचनर में और कहीं भी है लोकेशन? हाँ, उसकी अलग अलग सिटीज़ में है, टोरंटो में है, बर्लिंगटन में है, विनिपेग में है, अलग अलग सिटीज़ में है पूरे कनाडा। ठीक है। बाकी मेरे को ये बता कि तूने कोर्स कौन सा किया हुआ है? कितनी बार तो बता चुका हूँ यार कम से कम 10 बार वीडियोस में बता चुका है कि 10 से भी ज़्यादा। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, लैम्पटन कॉलेज सारनिया से पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से पढ़ के इसकी यहाँ इस कंपनी में जॉब लगी। और तेरी पोजीशन क्या है? स्टाफ अकाउंटेंट। स्टाफ अकाउंटेंट 1 2 3 1। ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में उधर जब खड़े होकर पूछते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आया, यहाँ पे बोर हो गए होगे आप बैकग्राउंड देख के। तो मेरे को बता कि जब तू अपने काम पे पहले दिन गया था, पहली कनाडा के अंदर तेरी फुल टाइम जॉब, वो भी बिग 4 फर्म के अंदर, तो कैसी फीलिंग आई थी जब ऑफिस गया था? तो कैसा लग रहा था? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। फीलिंग तो मेरी बहुत बढ़िया थी उस दिन जब मैं फर्स्ट डे गया था, क्योंकि मेरा ड्रीम था वहाँ पे जाना। डेफिनेटली। तो उसकी तैयारी वगैरह बहुत करी थी इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट डे मैं गया, मैंने देखा कि लोग काफ़ी कम थे वहाँ पे, क्योंकि हाइब्रिड है मेरा, वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा। पर मैं गया था ऑफिस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मुझे पसंद नहीं है, मुझे घर बैठ के काम। मैं यही पूछने वाला था कि अगर तेरा हाइब्रिड है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता, तो ऑफिस क्या करने का? नहीं, वो पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि ना यार कभी कभी सीनियर्स आ जाता है ऑफिस, तो ना जो फेस टू फेस बात होती है ना, वो फ़ोन पे नहीं हो पाती, टीम्स चैट पे, टीम्स पे नहीं हो पाती है, फेस टू फेस अलग ही बात होती है। और साथ के साथ यार ऑफिस जाने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके कलीग्स वगैरह होते हैं उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, ऐसे ही आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। डेफिनेटली आप ऑफिस जाके काम करो। अगर हाइब्रिड है एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो जाओ, क्योंकि कनाडा में वैसे ही बंदा कम ही बाहर निकलता है ना, पड़ोसी बात तो करते नहीं है। वो तो करते नहीं है। तो एक ही, यहाँ तो हम कॉलेज जाते थे, या फिर ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस जाके हम बातचीत करते हैं लोगों से, नेटवर्किंग करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लोग तो वैसे ही कोविड के टाइम आए थे, तो इनके कॉलेज में ज़्यादा कनेक्शन वगैरह नहीं बन पाए, दिक्कत बस आखिरी के 4 महीने गए। 4 महीने गए थे। अब तेरे को अप्रॉक्सीमेटली यार 1 हफ्ता हो चुका है यहाँ पे जॉब करते हुए। तो इंडिया और कनाडा के वर्क कल्चर में तेरे को थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह लगा? अभी तो टाइम कम ही हुआ है, पर एक डिफरेंस है कि इंडिया में हम, कोई हमारा सीनियर या मैनेजर होता था तो उसको हम सर या मैम कह के बुलाते थे ज़्यादातर कंपनियों में और यहाँ पे चाहे 60 इयर्स का कोई हमारे साथ मैनेजर है, तो कोई भी मैनेजर है या नहीं है, हाँ, तो उसको हम नाम लेके ही बुलाते हैं। तो आज ही मेरी सीनियर मेरे साथ बैठी हुई थी, मैंने उसको बुलाना था, तो यहाँ पे तो नाम लेके बुलाता है, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था भाई नाम लेके बुलाना पड़ेगा, हमें आदत पड़ी होती है सर मैम बोलने की। और यहाँ पे ना कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई मेरे को सर या मैम बोल रहे हैं, कि मैं क्या इतना बड़ा हो गया हूँ कि तुम मेरे को सर मैम बोल रहे हो, नाम से बुलाओ। तो इसलिए यहाँ पे कल्चर है कि नाम से बुलाना। और इसके अलावा तेरे को कोई डिफरेंस लगा? सैलरी का डिफरेंस है। इंडिया में सैलरी मंथली आती थी, यहाँ पे बाई वीकली सैलरी आती है, हर 2 हफ्ते बाद। हर थर्सडे की नाइट को सैलरी आ जाती है, और हर दूसरे थर्सडे की नाइट को। या बाकी मेरे को नहीं पता यार इंडिया में किसी कंपनी में बाई वीकली आती है नहीं आती है। अगर किसी की आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि भाई इंडिया में भी ऐसा होता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि इंडिया में हर 2 हफ्ते बाद सैलरी होती है। मैंने मंथली का हिसाब इंडिया में यहीं पे होता है वो। यहाँ पे हर 2 हफ्ते बाद वो खुशी होती है, वो मैसेज या ईमेल जैसे भी आपको आता है बैंक के अंदर। पर सैलरी 2 हफ्ते वाली ही आती है, नहीं 1 महीने वाली। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी 4000 मंथली है तो महीने में आप 8000 कमा लेते। पर खुशी हफ्ते में 2 बार हो जाती है फिर भी। नहीं, 2 हफ्तों में 1 बार। 2 हफ्तों में। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी और चीज़ों के बारे में आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि वर्क परमिट के बाद क्या क्या करना होता है, ये सारे ये भाई साहब उन्हीं चीज़ों में आजकल लगे हुए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे रह के तूने ग्रो भी करना है। हाँ, तो ग्रो कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी ज़रा आगे जाके डिस्कस करते हैं। मम्मी पापा पीछे वेट कर रहे हैं कि भैया हमें गुरुद्वारे लेके चलो। क्या करी जा रहे हो तुम माइक उठा के?
हाँ जी, फाइनली हम गुरुद्वारे पहुंच गए और बाहर थोड़ा अंधेरा वगैरह हो गया, तो हमने फाइनली एक जगह ढूंढ रही है जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट है। तो हमने सोचा यहाँ पे एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मेरे को ये बता कि अब जब हमारी पहली जॉब लगती है, चाहे कनाडा में, यूएस में, इंडिया में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट होने के बाद पहली जॉब होती है उसके अंदर हमारी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, या फिर जितनी भी हो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो तू क्या सोच रहा है कि कैसे सोच रहा है कि भाई मैं ग्रो करूँगा या फिर सैलरी बढ़ाऊँगा या फिर अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करूँगा, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि हाँ भाई ऐसे भी कर सकते हैं, लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो कोई चीज़ बताना चाहेगा? सबसे पहले हमें ये सोचना है कि उस कंपनी में कैसे ग्रो करना है हमें। ठीक है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है कि हमें हर 15 दिन बाद हमें सीनियर से फीडबैक लेना होता है, ताकि कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी महीने बीत जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता लगता कि हम ये गलती कर रहे हैं किसी टास्क में या किसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वो मैनेजर लिख रहा होगा, नोट कर रहा होगा, बताएगा नहीं। हाँ, वो बताएगा नहीं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हर 15 दिन बाद हम पहले ही सीनियर से डिस्कशन करके रख लो कि हर 15 दिन बाद मैं आपसे फीडबैक लिया करूंगा, तो उससे हमारी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। और जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं दिन में, उसको हमें रिकॉर्ड करना है हर दिन या एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते का, या हर महीने में पूरे महीने का, जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए हो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ महीनों बाद या एक साल बाद एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला टाइम आता है जिसमें जिसके बेसिस पर हमें पॉइंट मिलते हैं। तो मेरी कंपनी में ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले दिन हमें बताना होता है कि पूरे साल में या इतने महीनों बाद क्या परफॉर्म किया, कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करे, कंपनी के अंदर क्या वैल्यू ऐड की है। हाँ, अगर आपने पूरे साल लिखा होगा तो वो आप बता सकते हो। वो हाँ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। और उसके बेसिस पर ही हमारे पॉइंट्स हमें मिलते हैं, जिसके बेसिस पर हमारी सैलरी इंक्रीज होती है। या आज मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था कि हमारी कंपनी में बोनस मिलता है साल के एंड में, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बोनस ज़्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी तो कम मिलेगा। मतलब ये है, काम जितना करते हो उससे ज़्यादा आपको दिखाना है कि देखो मैंने ये किया है, तो ये हिसाब किताब होता है। हाँ, और एक चीज़ और होती है, एक मिनट बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं यार, बोर हो गया दीवार से देखते हुए। हाँ जी, तो हमने गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया, लंगर भी कर लिया है, तो अभी अमन गुरुद्वारे के अंदर सेवा करा रहा है। तो मैंने सोचा अगले पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली यार, जब हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, चाहे कनाडा में, इंडिया में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, तो टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं कि आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हो, कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करते हो। क्योंकि जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो आपको सिखाए भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी टेक्निकली कोई गलती कर देते हो तो वो सीनियर, आपका सुपर सीनियर उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं करते, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते और कोई ऐसी गलती कर देते हो जो कि इरिवर्सिबल है और आपका सीनियर, सुपर सीनियर है, फिर कोई भी मैनेजर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो और 2 साल का आपका कोर्स है, तो वो जो 2 साल है ना, वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, अपने टेक्निकल स्किल्स, अपने मैनेजमेंट स्किल्स, जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल्स हैं उन पे आपको काम करना है, उनको इंप्रूव करना है। नहीं पता कौन से स्किल्स पे काम करना है, मैंने वीडियो बना रखी है, अमन ने वीडियो बना रखी है, लिंक्डइन पे जाके पता करो, लोगों से बात करो, पढ़ाई करो, नेटवर्क करो, बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर कनाडा आ रहे हो तो मेहनत करने के लिए आ रहे हो, अपना करियर बनाने के लिए आ रहे हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए आ रहे हो, तो उन 2 सालों को अच्छे से निचोड़ लो और उनसे सारा का सारा जूस निकाल लो। तो ये हिसाब किताब है। बाकी घर चलते हैं और बात करते हैं कि जब वर्क परमिट पे आ जाते हैं कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, तो क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं ज़रूरी। तो घर चलते हैं। हम गुरुद्वारे से मत्था टेक के आ चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बताना भूल गए थे, तो वो अमन बताएंगे कि क्या है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए। तो बताओ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पीजी डिप्लोमा परस्यू करने आते हैं, पीजी सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा वगैरह। या तो उसके बाद आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो कोर्स के बाद आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। अगर लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लगे कि मैंने पता नहीं क्या ही पढ़ाई कर ली कनाडा में कि मेरी बहुत बढ़िया जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी लग जाएगी। तो क्या करना है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपको साथ में कोई सर्टिफिकेट या कोई लाइसेंस या कोर्स परस्यू करना है। फॉर एग्जांपल, अब अकाउंटिंग में हो तो सीपीए कर सकते हो, फाइनेंस में जाना है सीएफए कर सकते हो। तो ये सब कोर्सेज आपको साथ में परस्यू करने ही पड़ेंगे अगर आपको सैलरी में ग्रोथ चाहिए। और ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों की बात होगी। बाकी आईटी की बात कर लें तो उसमें आपको अपनी कोडिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह करने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हिसाब किताब होता है ना। बाकी वर्क परमिट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। आप बात करते हैं कि ये जैसे कनाडा के अंदर हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारा वर्क परमिट आ जाएगा, हमारे हाथ में पर्चा आ जाएगा कि हम वर्क परमिट होल्डर बन चुके हैं। उसके बाद कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी होती
होती हैं। अब मेरे को तो यार 3 साल हो चुके हैं मेरा वर्क परमिट आए हुए, तो मैं तो भूल चुका हूँ, तो PR पुआर भी हो गई है, पक्के कनाडा वाले बन चुके हैं। लेकिन इनका अभी फ्रेश वर्क परमिट आया है, फ्रेश वर्क परमिट होल्डर बने हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? सबसे पहले सर्विस कनाडा जाना है हमें। वहाँ पर जाके हमें बोलना है कि हमारा स्टेटस चेंज हो गया। पहले हम स्टूडेंट थे, अब वर्क परमिट पर आ गए, तो हमारा स्टेटस चेंज कर दो। ये ठीक है, स्टेटस चेंज करवाना है। सिन नंबर कोई अपडेट नहीं होता, नहीं। सिन नंबर हमारा सेम रहता है, जो स्टूडेंट टाइम पे था वही रहेगा, वर्क परमिट वाले टाइम पे। PR होने के बाद चेंज होता है, ठीक है। बाकी जिसको सिन नंबर नहीं पता, सोशल इंश्योरेंस नंबर, जैसे इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता है, सिमिलर सा हिसाब किताब होता है सिन का यहाँ पे। दूसरा काम क्या करना होता है उधर जाके बात करते हैं, क्योंकि सेम बैकग्राउंड हो जाएगा ना। हाँ जी, तो अगले काम के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा पीछे YouTube का प्ले बटन दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, ना ही मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कर देते, क्या क्या कर रहा है। तो बता अगला काम क्या करना होता है? अगला काम हमें अपना हेल्थ कार्ड बनवाना है। अच्छा, तो वो कहाँ से बनेगा? ओंटारियो में तो सर्विस ओंटारियो होता है, ओके, वहाँ जाकर बनवाना होता है। बाकी प्रोविंस का तेरे को पता है? मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं भी ओंटारियो में ही रहा हूँ आज तक। मतलब बेसिकली आपको अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिस जाना होता है और अपना हेल्थ कार्ड बनवाना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका मेडिकल फ्री होता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिए भाई, कि अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके जाना होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है तभी आपको वो हेल्थ कार्ड मिलेगा, अगर नहीं है तो शायद नहीं मिलता। चेक कर लेना, आई कुड बी रॉन्ग। अगर जो भी सही है वो कमेंट करके बता देना कि सही क्या होता है। बट मेरे हिसाब से जॉब होनी चाहिए फुल टाइम। अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो तभी आपको वो बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे फ्री के। बुखार है, कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, फ्री में आपका इलाज होगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हमें TRV अप्लाई करना है। TRV का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। तो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता है, इसके बिना हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बेसिकली यार, जैसे ही आपका वर्क परमिट आ जाएगा, आपको पर्चा मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, तो उसको लेके आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते कि आप वो पेपर लेके इंडिया चले जाओ। तो आपको कनाडा में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि हमें एंट्री लेने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। तो आपको TRV अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं भी आपके पेरेंट्स आपकी होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाचा, चाची, मामा, मामी, कोई कजन, किसी से मिलने जाना है, बस किसी से भी अगर मिलने जाना है तो TRV अप्लाई कर देना यार, जरूर कर देना। अब तो जरूर करना, वापस नहीं आ पाओगे। और ये लास्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको सोचना शुरू करना है कि आप कनाडा के अंदर अपनी PR कैसे लोगे, क्योंकि PR भी एक जरूरी चीज है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है, क्योंकि वो ना मिली तो कनाडा में परमानेंटली कैसे रहोगे, ठीक है। तो अगर आपके पॉइंट्स वगैरह नहीं बन रहे, 12th के बाद आए हो या फिर कुछ भी है, तो आपको देखो कि भाई कौन सी प्रोविंस में मूव होना चाहिए, या फिर किस तरीके से आप पॉइंट्स वगैरह ले सकते हो, PNP वगैरह ले सकते हो। तो ये सोचना शुरू करो। बाकी तेरा क्या हिसाब है PR का? मेरी कोशिश तो ये कि ओंटारियो में ही हो PR, बट फिर भी रिसर्च चल रही है मेरी। ओके, तो रिसर्च चल रही है, जैसे मैंने कहा रिसर्च करना शुरू कर दो। तो टाइम से पहले, ऐसा ना हो कि भी टाइम निकल जाए उसके बाद आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।